नमस्कार। हर बच्चे को अपने जीवन की स्वस्थ शुरुआत करने का हक है। हर माँ को और गर्भवती महिला को सही पोषण का हक है और हर परिवार को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुँच का हक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 और 47 के अनुसार भारत हमें पर्याप्त भोजन प्राप्त करने का मौलिक अधिकार देता है और न सिर्फ भोजन प्राप्त करने का, पौष्टिक भोजन का और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक भी देता है। और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के हक में सबसे पहली आवश्यकता है पौष्टिक भोजन। आज के प्रोग्राम में पौष्टिक आहार पोषण का आधार में हम बात करेंगे किस तरह से पोषण की स्थितियों को सुधारा जाए। भारत में कुपोषण की स्थिति लगातार बनी हुई है, भारत के लिए चिंता का भी विषय है। माननीय मोदी जी का भी सपना है कि भारत सुपोषित भारत की ओर आगे बढ़े। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह से सामुदायिक सहभागिता से पोषण की दिशा में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर ICDS WCD डिपार्टमेंट डॉक्टर अनुपमा टेलर जी। अनुपमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे बीच है वानी तिवारी, आप माँ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और ट्रेनर हैं IYCF की। वानी जी, आपका भी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे वानी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं वो एक माँ प्रोग्राम है जो कि परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय का एक प्रोग्राम है जिसमें मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन ये एक प्रोग्राम है जिस पर वानी काम कर रही हैं। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे भारत में 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत हुई और ख़ास बात ये कि राजस्थान के झुंझुनू जिले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की। मोदी जी का ये भी मानना है कि भारत विकसित तभी बनेगा जब सुपोषित भारत होगा और इस विज़न के साथ पूरे देश भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अनेकों तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों को और जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको भी सक्षम करने के अनेकों प्रयास होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सुपोषित भारत का सपना पूरा हो सकता है। डॉक्टर अनुपमा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि CMAM ये एक रणनीति है पोषण की तरफ आगे बढ़ने की, यानी कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट फॉर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। हमारा महिला बाल विकास विभाग इस दिशा में काफ़ी आगे काम कर रहा है। जैसा कि अभी आपने बताया कि डिपार्टमेंट ने अभी भी सुपोषित ग्राम पंचायतों का चयन किया है और ऐसी ग्राम पंचायतें जिसमें 100% हमारी आंगनबाड़ी में जो भी बेनिफिशियरी आ रहे हैं वो अगर सुपोषित है, किसी प्रकार से माल नरिश्ड से रहित है, तो ऐसी स्थिति में हमने उनको सुपोषित ग्राम पंचायत के फर्स्ट फेज में उनका चयन करके और अब स्टेट लेवल पे, जैसे राजस्थान की बात है तो अदर स्टेट के हमारे मेंटर्स यहाँ पर आएंगे और ये सारी चीज़ों को देखेंगे और फिज़िकल वेरिफिकेशन करने के पश्चात उसको सुपोषित ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाएगा और भारत सरकार के द्वारा सितंबर माह में उन सुपोषित ग्राम पंचायतों को भारत सरकार दिल्ली में सम्मानित भी करेगी। जी। तो इस प्रकार से ये समुदाय आधारित जो कुपोषण का प्रबंधन है, जब तक, क्योंकि कुपोषण एक ऐसी समस्या है कि जब तक हम सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जन आंदोलन के माध्यम से इसमें जागरूक नहीं करेंगे तब तक हम कुपोषण की समस्या से निजात नहीं पा सकते। बहुत अहम जानकारी आप डॉक्टर अनुपमा दे रही हैं कि समुदाय की सहभागिता से ही, चाहे सरकार की कोई योजना हो, कोई कार्यक्रम हो, वो पूरी तरह से तभी सफल होता है जब सामुदायिक सहभागिता हो। वानी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप माँ जो प्रोग्राम है उस पर आप काम कर रही हैं, उसके ट्रेनर भी हैं और ऐसा भी कहा जाता है जो कि सुपोषित भारत के जो भी 4-5 प्रिंसिपल्स हम कह सकते हैं उनमें से एक है कि मदर के लिए और बच्चे के लिए फर्स्ट 1000 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके इस माँ प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे और 1000 आवर्स के भी बारे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि माँ प्रोग्राम के अंतर्गत सबसे पहले तो यह जानना आपको आवश्यक है कि इसके अंदर इसका आपने बताया कि मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, कि माँ का संपूर्ण स्नेह, मतलब जब गर्भवती माँ अपने गर्भाधारण करती है, उसके बाद बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है, तो माँ किस तरीके से उसका लालन पोषण करे, क्या उसका पोषण करे, ये सारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जैसे ANM हो गई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, आशा हो गई, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है जिससे उनकी काउंसलिंग स्किल बढ़े। क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र पर जितने भी, जैसा कि मैम ने बताया कि
समुदाय से संबंधित जितने भी बेनिफिशरी हैं वो सारे एक सेवाएं लेने आंगनवाड़ी केंद्र पे आते हैं। तो एक काउंसलिंग ऐसा पार्ट होता है जिससे कि हम बेनिफिशरी को समझा सकते हैं कि वो किस प्रकार से एक गर्भवती का ध्यान रखे, एक धात्री का ध्यान रखे, एक छोटे बच्चे का ध्यान रखे, जिससे कि उसको संपूर्ण पोषण मिले और आगे उसका जो जीवन है वो स्वस्थ रहे और हमारा शिशु मृत्यु दर को हम कर सकें। बहुत अहम, बहुत अहम। आपने जो 1000 आवर्स की भी बात की कि शुरुआती जो 1000 घंटे हैं वो बहुत अहम होते हैं। डॉक्टर अनुपमा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वाणी जी ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बात की और आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए ही सामुदायिक सहभागिता तक पहुंच बन पाती है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 ये स्कीम आपकी चल रही है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से सुपोषित भारत की तरफ ये स्कीम लाभकारी हो सकती है। हमारे आंगनबाड़ी को इतना सक्षम करे कि हमारी जो जितने भी बेनिफिशरी है, जिसमें हमारी प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग मदर है, हमारे छोटे बच्चे हैं, उन सब में ये विश्वास कायम हो उस आंगनबाड़ी के लिए। और इसके लिए हम जैसे आंगनबाड़ी में हमारे जैसे चाइल्ड फ्रेंडली हम फर्नीचर्स ला रहे हैं, वहाँ पर बालाहार पेंटिंग करा रहे हैं ताकि वो खेल खेल में ही कुछ सीखे, लर्निंग कैपेसिटी उसकी डेवलप हो। हम उसको पोषाहार बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही प्रत्येक सक्षम आंगनबाड़ी सेंटर्स में हमने LED उपलब्ध करवाए हैं ताकि वो बहुत सारी पिक्चर्स के माध्यम से बच्चों में वो कैपेसिटी डेवलप हो। और कम्युनिटी बेस्ड इवेंट में जो हमारी समुदाय आधारित गतिविधियाँ होती है उसमें भी हम वो ऐसी अच्छी पिक्चर्स चलाएं जिसमें हमारी जो माएँ हैं, हमारे बेनिफिशरी ग्रुप है, हमारी किशोरी बालिकाएं हैं, जो सब आती हैं वहाँ पे, तो उनको हम उन फिल्म्स के माध्यम से और टीवी सीरीज़ के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी दें ताकि उनके बेहतर भविष्य के लिए भी अच्छी रहेगी, उनके पोषण के लिए भी अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से ये सक्षम आंगनबाड़ी है वो एक बहुत ही बड़ा विषय है और इसको हम टोटल रूप से देखते हैं कि इसमें हम ओवरऑल उस आंगनबाड़ी सेंटर को इतना अच्छा डेवलप कर रहे हैं और उससे सीखने की जो मनोवैज्ञानिक क्षमताएँ हैं, जो मानसिक क्षमताएं हैं और जो सामाजिक वातावरण है जिसकी आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जो समुदाय आधारित गतिविधियों में हम एक और एक हम कहते हैं 11 होते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने खुशी में, दुख में, हमारे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है महिलाओं को, तो वो सब मिल बैठ के और उन सारी चीज़ों को हल करती है और इसके लिए इसकी काफ़ी रेलिवेंस एक और बात, आप सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की तो हम बात कर ही रहे हैं, खासकर एक मॉड्यूल जो कि पोषण ट्रैकर के नाम से जाना जा रहा है और ये काफ़ी चर्चा है, लोग इसको डाउनलोड भी कर रहे हैं और बेनिफिट भी इसका ले रहे हैं। तो पोषण ट्रैकर ऐप किस तरह से काम करता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए और जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए किस तरह से ये लाभ दे सकता है? पोषण ट्रैकर हमारे एक ऐसा डिजिटल टूल है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी वर्कर्स को हमने स्मार्टफोन दे रखे हैं और उस स्मार्टफोन में इस पोषण ट्रैकर को वो डाउनलोड करती है और उसके बाद में जितनी भी एक्टिविटीज़ वो आंगनबाड़ी सेंटर्स में कराती है वो इस पोषण ट्रैकर पे डेली अपलोड करती है। आंगनबाड़ी सेंटर्स को खोलने से लगा के, उनके बच्चों को पोषाहार खिलाने से लगा के और जो बीच में जो लर्निंग करवाती हूँ उनको विभिन्न प्रकार की पोएम्स के द्वारा, पजल्स के द्वारा, चित्रों के माध्यम से बच्चों को जो कुछ वो सिखाती है वो सब कुछ इसमें डालती है। इसके अलावा जो वो डोर टू डोर सर्वे करती है और उस सर्वे रजिस्टर में जो भी परिवार सर्वे के अनुसार कोई व्यक्ति, अगर परिवार में कोई नए की शादी हुई है, वो कोई नई बहू आई है, तो उसका भी वो उसमें दर्ज करती है। पोषण ट्रैकर में हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं और वो ही कर सकती है और उसको हमारी LS है, लेडी सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं, वो इसको मॉनिटर करती है कि मेरे किस आंगनबाड़ी सेंटर्स में आज की गतिविधि दर्ज नहीं हुई है, वो तुरंत उसको बोलती है और टाइम लिमिट में उसको पूरा करती है। और साथ ही इसको CDPO भी, डिप्टी डायरेक्टर जो जिलों में बैठे हैं और स्टेट लेवल पे सभी अधिकारीगण इस पोषण ट्रैकर की मॉनिटरिंग करते हैं और भारत सरकार तक इस एक ही, क्योंकि ये रियल टाइम मॉनिटरिंग है और अगर अभी जो एंट्री हुई है वो सभी उस डैशबोर्ड पे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। जी। हमारा भारत सही मायने में डिजिटल इंडिया कहलाने लगा है क्योंकि अब एक एक चीज की जानकारी आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। और जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप की बात की तो आपको हम डेटा बताना चाहेंगे कि लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र भारत के वो पोषण ट्रैकर ऐप पर रजिस्टर हो चुके हैं और साथ ही 10.25 करोड़
लाभार्थी इस ट्रैकर पर जुड़ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ये ट्रैकर से नहीं जुड़े हैं तो अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर लें। आपके आसपास जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं तो उनको जो भी बेनिफिट मिल सकता है इस ट्रैकर ऐप में आप हेल्प ले सकते हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र पर आप ज़रूर विजिट करें। आपके इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ है ये आज ही आप पूछिए, जानकारी लीजिए और वहाँ विजिट ज़रूर करिए। वाणी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, माँ प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हैं बच्चों के लिए और माँ के लिए। जो कोलेस्ट्रम की हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो मिल्क है बच्चे को वो कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर उसके प्रति भ्रांतियाँ भी बहुत सारी हैं या उसमें डिले हो जाता है, वो कितना ज़रूरी है पोषण की दृष्टि से? देखिए हेमलता जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉम को अमृत की बूंदें बोला गया है। बिल्कुल। तो इसमें ये आप समझ लीजिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसको माँ प्रोग्राम के अंतर्गत ये माना गया है कि ये बताया जाता है, हम लोग ट्रेनिंग के दौरान अपने AAA को ये बताते हैं, बेनिफिशरीज़ को ये बताओ, नर्सिस को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जन्म के आधे घंटे के अंदर अंदर या फिर जितनी जल्दी हो सके माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को पिला देना ही चाहिए। उसके देखिए फ़ायदे अनेक फ़ायदे हैं। पहला, अब तो इसको कहने लगे हैं कि ये माँ बच्चे का पहला टीका है, कोलेस्ट्रॉम बच्चे का पहला टीका है, जो कि कई बीमारियों से आने वाले समय में जब बच्चा बड़ा होगा, उसकी 100 साल की उम्र होगी, तो आने वाली टाइम में उसको कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको डायबिटीज़ नहीं होगी, मतलब संभावना है उसकी, मतलब हेल्थ काफ़ी बेटर रहेगी। और ये अमृत की बूंदें 5 दिन तक ही माँ के स्तन में बच्चे के लिए 5 से 7 दिन तक आती हैं। और हम लोग ये कहना चाहते हैं, मैं अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगी कि वो 5 से 7 दिन जितना अधिकतम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जाए, वो कोलेस्ट्रॉम जितना उसके पेट में जाएगा, गर्भावस्था के दौरान जो बच्चे के पेट में जो सफाई, आंतों की सफाई के लिए, पेट की सफाई के लिए भी एक ये टॉनिक का काम करता है, मल्लम का काम करता है। इससे इसको पिलाने से बच्चे को जो शुरुआती पीलिया होता है, यदि बच्चे ने पेट भर के ये कोलेस्ट्रॉम माँ का लिया है तो वो बच्चा उस पीलिए से भी बचता है। इसके अलावा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना सीखता है। इसके लिए भ्रांति ये है कि बहुत कम दूध आ रहा है, बूंद बूंद करके माँ के ब्रेस्ट में दूध आ रहा है, पर बच्चे का पेट शुरुआती 5-6 दिन में एक कंचे की गोली के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार में यदि उसने आधा चम्मच भी पी लिया, 5-7-10 बूंद भी पी ली, तो उस बच्चे के लिए मोर देन इनफ है। और दूसरा, ये गाढ़ा होता है जी, ठीक है। और ये भ्रांति है कि हमारे दूध नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ब्रेस्ट में दूध आने के लिए, छाती में दूध आने के लिए मानते हैं कि फ्लो से वाइट वाला दूध आए, उसको हम अच्छा दूध आना मानते हैं। पर प्रकृति ने जितनी हमें नीड है उतना दिया है, बच्चे को नीड ही अभी जितनी है उतना भगवान ने माँ की छाती में बच्चे के लिए पोषण दे दिया है। बहुत ठीक अहम बात आप कह रहे हैं, है ना। जी, जी। और 5-7 दिन तक उस पिलाओ, बच्चा माँ की छाती से ब्रेस्ट फीडिंग सीखेगा, उससे अटैच होना सीखेगा। और एक बहुत अहम बात मैं ये भी बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपनी छाती से लगाती है, उतना ही उसकी छाती में दूध बनता है, वो इमोशंस जनरेट होते हैं और सीक्रेशन होता है। बहुत अहम बात वाणी जी आप यहाँ कह रहे हैं। एक तरफ जैसे हम मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो वो भी बढ़ेगा, और दूसरा जो टीके का काम आपने बताया कि वो करता है पहला दूध, तो ये बहुत अहम जानकारी है। तो जिन भी माओं ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है तो वो इस बात का खास ख्याल रखें, या जिनके भी घर में गर्भवती महिलाएं हैं वो इसके प्रति जागरूक रहें। डॉक्टर अनुपमा, आपसे जानेंगे कि जैसे THR के लिए भी आंगनबाड़ी केंद्र से जो लेने जाते हैं पोषाहार, उसमें देरी ना करें, वो कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चे के लिए वो भी जरूरी है, तो इसके बारे में आपसे जानेंगे। आंगनबाड़ी सेंटर्स पे हमारे एक तो SNP होता है, SNP मिलता है। जो बच्चा आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चे जो आंगनबाड़ी में आते हैं उनको हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारी लैक्टेटिंग मदर है, हमारी प्रेग्नेंट लेडी है और हमारी किशोरी बालिकाएं हैं, उनको हम THR देते हैं, जिसको बोलते हैं टेक होम राशन। यानी कि वो रेडी टू मेड होता है और वो घर पे उसको पका के और विभिन्न प्रकार के और भी सब्जियां और अन्य पदार्थ मंगा करके और उसको पका के खा सकती है। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है और उसमें उसके पोषण की सभी ज़रूरतों की पूर्ति
हो जाती है। हाँ। जी, तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि अगर आपने आंगनबाड़ी केंद्र पर अगर आपने विजिट कर ली है और आप जुड़े हुए हैं तो THR लेना ना भूलें, क्योंकि वो गर्भवती माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, तो उस फूड को आप ज़रूर लें और उसका इस्तेमाल करें। जो दर्शक अभी प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे, घर परिवार के तहत हम बात कर रहे हैं पौष्टिक आहार पोषण का आधार विषय पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर अनुपमा टेलर, आप एडिशनल डायरेक्टर हैं ICDS पोषण WCD डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और साथ ही हमारे बीच वाणी तिवारी हैं, आप माँ प्रोजेक्ट की आप ट्रेनर हैं और इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रही हैं। और एक और बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि हमें कुपोषण के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है। एक डेटा मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि बेहद चिंतनीय है। GHI रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार जो डेटा सामने आए हैं वो कुपोषण की स्थिति को बहुत बखूबी बयां करते हैं। भारत का जो रैंक है 127 देशों में वो 105वां रैंक है, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें भारत 105वें पायदान पर है 127 देशों में। और इससे भी ज़्यादा जो चिंतनीय बात है वो ये कि GHI स्कोर जो है भारत का वो है 27.3%, और ये स्कोर ये दर्शाता है कि भारत में कुपोषण की स्थिति बेहद गंभीर है। और एक और बात, एक डेटा और है जिस पर अक्सर हम बात करते हैं, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें जो वीकनेस रेट है, पूरे ग्लोबल GHI रिपोर्ट है ये पूरे भारत की, वो वीकनेस रेट 18.7% है, जो ये दर्शाती है कि बच्चों में भी कुपोषण की स्थिति बेहद गंभीर है। किशोरियों से जुड़ा एक सवाल डॉक्टर अनुपमा मैं आपसे जानूंगी कि किशोरियों में, मैं आगे डेटा और शेयर करूंगी कि किशोरियों में जो कुपोषण की स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। महिलाओं से ज़्यादा कुपोषण किशोरियों में देखने में मिलता है। तो किशोरियों के लिए किस तरह के पोषण प्रोग्राम आपके आंगनबाड़ी के तहत या फिर आपके डिपार्टमेंट के तहत चलाए जाते हैं? किशोरी बालिकाओं के लिए जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जो मुख्य आकांक्षी जिले हैं हमारे, उसमें पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन जो भी किशोरी बालिका हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स पर आती है और अगर वो अपनी MCHN डे के दिन उसकी हम जांच करते हैं, क्योंकि वो बढ़ता हुआ शरीर है, जैसे ही वो बचपन को लांघकर और किशोरावस्था में जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक बदलाव भी होते हैं, हार्मोनल चेंज की वजह से इस प्रकार के फ्लक्चुएशन बॉडी में होते हैं। और जैसे आयरन की उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल सिस्टम उसका स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारी उसके कारण से हम उसकी माँ को, और जो हमारी कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स जो होती है उसमें हम ये बताते हैं कि बच्चियों अब तुम किशोरी बालिका हो गई हो और आपको आपके भोजन का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स के माध्यम से भी हमने विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार के प्रोग्राम्स चलाए हैं कि जिसके माध्यम से हम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करवाते हैं, स्किल बिल्डिंग करवाते हैं उनकी, और वो खुद अपना वो स्किल डेवलप करें कि वो खुद अच्छा खाना जो हमारी उस ज़रूरतों के मुताबिक है और उस क्षेत्रीयता के अनुसार है, जो बहुतायत से मिलता है वहाँ पर उनको, क्योंकि हम राजस्थान की बात करें या देश की बात करें, हम विविधताओं से भरे हुए देश और राज्य में रहते हैं। इस समय किशोरी बालिकाओं को बहुत अच्छा कैल्शियम चाहिए, बहुत अच्छा आयरन चाहिए, बहुत सारे प्रोटीन्स से भरपूर डाइट चाहिए। तो हम उसको इस प्रकार की ज़रूरतों के मुताबिक बहुत सारी ट्रेनिंग्स के माध्यम से, बहुत सारे प्रोग्राम्स के माध्यम से हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर है, जिसको हम ग्रास रूट लेवल की वर्कर बोलते हैं, जो डोर टू डोर विजिट करती है, वो वहाँ पर जाके घर घर में भी अलग जगाने का कार्य करती है। वाणी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए ट्रायो कलर फूड भी सजेस्ट किया जाता है, ये ट्रायो कलर फूड क्या है, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि तिरंगा भोजन हमारी हर ट्रेनिंग में हमारा एक ये पंच लाइन होती है कि गर्भवती धात्री तिरंगा भोजन, और इसमें बच्चे भी आ जाते हैं। तिरंगा भोजन मतलब आप अपने झंडे के कलर याद कीजिए, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। तो आप जब भी खाना खाने बैठें, आप अपनी थाली में तिरंगा भोजन देखें कि उसके अंदर आपके दाल है कि नहीं है ना, हरे में आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां या हरी कुछ भी आपने रखा है कि नहीं रखा है, सफ़ेद में कोई छाछ रखी है कि नहीं रखी है, चावल खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, है ना। तो ये एक तिरंगी थाली का मतलब होता है कि आपने
काफ़ी फूड ग्रुप्स जो हैं वो अपनी थाली में रख लिए हैं और उसको आप ग्रहण कर रहे हैं। हर फूड की, हर कलर की न्यूट्रिशनल वैल्यू अपनी होती है। जब ये सारे एक साथ हो जाते हैं तो आपके शरीर को मैक्सिमम पोषण मिलने का काम पूरा हो जाता है। जी, आपसे जानेंगे, जैसे गर्भवती महिलाओं का आपने जिक्र किया, चाइल्ड ओबेसिटी भी एक बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि कुपोषण के कारण या तो नाटापन, जिसको हम स्टंटिंग बोलते हैं, वो दिखाई देता है, या अंडरवेट बच्चे हैं, या फिर ओवरवेट, ओबेसिटी, ये सारी चीजें भी हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? देखिए, पोषण हमें क्या, भोजन को ग्रहण करना, उसका सरलीकरण करना, और उसके साथ जो भोजन से शरीर को ऊर्जा और शारीरिक वृद्धि मिलती है, यही पोषण है। तो पोषक तत्वों की अधिकता ओबेसिटी हो गई। बिल्कुल ठीक है। ये कई बार तो जेनेटिक भी होता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है, और कई बार ये है कि वास्तव में जो आजकल के जंक फूड जो बच्चे खा रहे हैं, ग्रामीण अंचल के बच्चों में ये ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। फिजिकल वर्क ज़्यादा है वहाँ, वो भी है, और ये जो जंक फूड है वहाँ उनकी रीच के बाहर भी है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज़्यादातर आप शहरी बच्चों में देखेंगे, गांव के बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती है। डॉक्टर अनुपमा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें गर्भवती माताओं के लिए कुछ जो सम्मान राशि है उसका भी इसमें प्रावधान है, इस योजना के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कि मातृत्व को हम वंदन के रूप में इसको पूज रहे हैं, और इसके लिए हमारे भारत सरकार के माध्यम से 1 जनवरी 2017 को संपूर्ण देश में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, और ये योजना, ये स्कीम चल रही है। और इसमें पहले बच्चे पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस पर हम 2,000 रुपये और 3,000, ये 2 किश्त प्लस आजकल राज्य सरकार भी इस पे 1,500 रुपये करके, और 6,500 रुपये हम उस गर्भवती महिला को इसलिए उसके खाते में डालते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, अपने पोषण ट्रैकर के माध्यम से। और हमारे सिस्टम में उस प्रेग्नेंट लेडी का नाम जैसे ही लिखती है और उसके अकाउंट्स और आधार उसको जैसे लिंक करती है, तो ऐसी स्थिति में CDPO ऑफिस के माध्यम से डायरेक्ट उसके खाते में ये राशि पहुंच जाती है। और जैसे ही सेकंड अगर उसके बेबी होता है, अगर गर्ल चाइल्ड है, तो भारत सरकार के द्वारा एक मुश्त 6,000 रुपये की राशि हम उसके बेनिफिशरी के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। दिव्यांग गर्भवती महिला को 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। डॉक्टर अनुपमा, ये जो आप जानकारी दे रही हैं, इसको आप खास तौर पर नोट कर लें, और जिनके भी परिवार में गर्भवती महिलाएं हैं और जो पहली बार मां बनने जा रही हैं, वो इस योजना का लाभ जरूर लें। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो सम्मान राशि है वो लगभग 6,500 वो आपके खाते में आएगी, और ये सम्मान भारत सरकार पहली बार मां बन रही है जो महिला, उसका कर रही है। तो इस योजना का पूरा लाभ आप उठाएं। एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे चलते चलते, क्योंकि प्रोग्राम का समय हमारा समाप्त हो रहा है। अनुपमा जी, पोषण वाटिका, ये भी एक बहुत अहम स्टेप है जिससे कि पोषण की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, इसके बारे में। पोषण की बात चल रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वो पोषण फ्रेश, तो ये पोषण वाटिका का जो कंसेप्ट हम लोगों ने अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, और काफ़ी सारे आंगनबाड़ी राजस्थान में ऐसे हैं जिसमें हमने ऐसी पोषण वाटिका डेवलप करने में हम सफल हुए हैं, और काफ़ी इसमें मोटिवेट कर रहे हैं। किचन गार्डन जैसे हर व्यक्ति को अपने घर में पोषण वाटिका बना लेना चाहिए। आपसे वानी, हम जाते जाते मैसेज लेना चाहेंगे कि किस तरह से छोटे बच्चे और मदर का घर में परिवारजन है वो ख्याल रखें ताकि पोषण की पूरी आवश्यकताएं पूरी हो सके। संक्षेप में मैसेज। बिल्कुल, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, जैसे ही गर्भावस्था से ही यदि हम एक गर्भवती का ध्यान रखना शुरू करेंगे, तो वो अपने घर की महिला का भी ध्यान रख रहे हैं और अपने बच्चे का भी ध्यान रखना शुरू कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, ECD, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। ECD के अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही गर्भवती गर्भधारण करती है, 2-3 महीने बाद वो अपने पेट पे हाथ रख के बच्चे से बात करना शुरू करे। और देखिए, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ये इस पे बहुत स्टडी हो चुकी है कि बच्चा गर्भ में सब कुछ सुनता है, सब कुछ ग्रहण करता है, और वो उसके मानसिक विकास के लिए बहुत है। जैसे पोषण बच्चे के शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है, ये एक्टिविटी उसके साथ बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और बच्चा जब पैदा होता है, कोलोस्ट्रम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, केवल और केवल माँ का दूध, पानी भी नहीं,
और 7 महीने के प्रारंभ से बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार देना शुरू करें, क्योंकि उससे उसके मानसिक विकास पे भी फ़र्क पड़ेगा और उसके शारीरिक विकास पे ही पड़ेगा। इसी के साथ जैसे कि ICDS अपने आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं वो गर्भवती का ध्यान उसके गर्भावस्था से रखना शुरू करते हैं। IFA की गोलियां देते हैं, कैल्शियम की गोलियां देते हैं, THR दिया जाता है। इसी प्रकार धात्री को भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, THR, और बच्चों को भी। तो इस प्रकार से घर का माहौल अच्छा रखते हुए पोषण वाटिका मैम ने बताया कि आंगनवाड़ी पे करवा रहे हैं। इसके अलावा गांव में आप जाके देखेंगे तो हर घर में पोषण वाटिका है। बिल्कुल, बस हमें वहाँ उनको बताना और काउंसलिंग करना है कि किस प्रकार से हम अपने जो खाना खा रहे हैं उसको और कैसे पौष्टिक कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि उचित पोषण देश रोशन। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात आपने कही है अनुपमा जी। आपने भी बहुत अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि पौष्टिक आहार किस तरह से पोषण का आधार है। भाई भोजन में मिलेगा सही पोषण तभी तो होगा देश रोशन। तो आप अपने भोजन में पौष्टिक आहार को शामिल कीजिए, अपने जीवन शैली में पौष्टिक भोजन को शामिल करिए और सुपोषित भारत की तरफ बढ़ने का जो संकल्प है उसके प्रति थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए और तत्पर उसमें आगे लगे रहिए। तो आज का प्रोग्राम बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।